Say let's go this is fuck. about this case just for algorithm क्योंकि ये वीडियो सप्रेस हो गया है इसकी आवाज सुन के मेरी फट रही है पता नहीं क्यों. so maybe मेरी आवाज में उतना impact नहीं होगा. I've been continuously working on like the second part of this video for a very long time now, so yeah. and हाँ ये second part है अर्शिद तलवार केस का, तो जिन्होंने first part नहीं देखा है I will probably put the link in my comments or in description also. तो पहले first part जाके देखिए फिर इस वाले part को देखना. But without wasting any more time, let's continue where we left off. Yes RP, let's go. Let's go. 17 मई को यार मेरे को लग रहा था कि इसमें हेमराज का जो नाम है ना ये टाइटल पे है क्योंकि ये बंदा क्रिमिनल है, बट अब पता चला कि ये बंदा तो विक्टिम है और इसके साथ भी कुछ हुआ है. आई डोंट नो. देखने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ, और कुछ लोग वहाँ आ रहे थे अपनी कंडोलेंसेस देने के लिए, यू नो कि आपकी बेटी इतनी छोटी उम्र में मर गई है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ. पर राजेश और नुपुर तलवार उस समय वहाँ थे ही नहीं. वो दोनों ही आरुषि की अस्थियों के साथ उस समय हरिद्वार जा रहे थे और के गौतम भी थे जैसे मैंने बताया था. तो 17 मई की सुबह 10:30 बजे जब के गौतम, महेश मिश्रा, विनेश तलवार स्टोरी आई थी यहाँ तक कि इनकी बेटी के साथ इनकी छत पर किसी की बॉडी और मिली थी. पता नहीं है हमें किसकी बॉडी है बट बॉडी मिली थी. एंड 2 और ऑफिसर्स तलवार की बिल्डिंग के टेरेस पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर खून के ड्रैग मार्क्स थे और उसके थोड़ा सा ही आगे डिकम्पोज स्टेट में सूखे खून में एक बॉडी पड़ी थी. दिस वाज अ शॉक फॉर एवरीवन क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता था ये चीज कि इस बिल्डिंग में एक और खून हुआ है. सो हु वाज दिस पर्सन? के गौतम ने दिनेश तलवार को उस बॉडी के पास जाकर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा क्योंकि वो अकेले आदमी थे जो कि तलवार की फैमिली से बहुत क्लोज थे. और उस समय राजेश तलवार और नुपुर तलवार हरिद्वार के लिए निकल चुके थे. तो अपने मुंह को कवर करते हुए दिनेश तलवार उस बॉडी के पास गए, पर इस बॉडी को छत में 2 दिन हो चुके थे और क्योंकि ये बॉडी अब डिकम्पोज हो रही थी तो उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू तो आ रही होगी. स्मेल के साथ साथ ये बॉडी कहीं पार्ट से फूल भी चुकी थी. तो दिनेश ने गौतम से कहा कि इस बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो गौतम जी किसी और आदमी से पूछ सकते थे या फिर किसी और आदमी से आइडेंटिफाई करवा सकते थे, पर गौतम इस साइट पर किसी और आदमी को नहीं आने देना चाहते थे, यू नो बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस दैट हैपेंड द डे बिफोर. तो उन्होंने दिनेश को सजेस्ट करा कि आप नुपुर और राजेश को सीधा यहाँ बुला दीजिए. और दिनेश ने बिना कुछ सोचे सीधा राजेश को कॉल लगाया घर वापस आने के लिए. नुपुर एंड राजेश दे बोथ केम बैक और उस समय जो पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद थे उन्होंने तलवार को कहा कि छत में चलो और आइडेंटिफाई करो कि ये मरा हुआ आदमी कौन है. दिस वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, पर नुपुर ने कार से बाहर निकलने के लिए सीधा मना कर दिया. नुपुर ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मैं अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर वापस उस बिल्डिंग में नहीं जा सकती और वो आरुषि की अस्थियों के साथ कार में ही बैठी रही. तो छत पे सिर्फ राजेश तलवार गए जिन्होंने खून में बैठी हुई एक बॉडी को अपने सामने देखा. ना जैसे कि मैंने कहा कि ये दिल्ली गर्मी थी और ये बॉडी उन्हें 2 दिन बाद मिली थी. तो हाथ, पैर और फेस भी कहीं पार्ट्स इस बॉडी के बहुत ज्यादा स्वेल हो गए. तो राजेश ने पुलिस वालों से कहा कि मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आदमी एक्चुअली कौन है. पर उसके कुछ देर बाद हेमराज के एक दोस्त ने ये आइडेंटिफाई करा कि यस ये इस घर का सर्वेंट हेमराज ही है. हमने पिछले वाली वीडियो में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स पीछे कुछ है. मत गान फाड़ो मेरी, चुप रहो. कंक्लूजन नहीं था जो बहुत ज्यादा वियर्ड थे. तो इस वीडियो में भी ये पहला पॉइंट है ऐसा दैट वाज वियर्ड. इट इज वियर्ड बिकॉज जो आदमी तुम्हारे घर में इतने टाइम से काम कर रहा है तुम उसे थोड़ा सा फूला देखकर नहीं पहचान पाए. और ऊपर से लास्ट दिन की हर एक डिटेल राजेश तलवार को याद थी. उन्हें ये तक याद था कि जो बॉटल उन्हें टेबल पे मिली थी वो कबर्ड के कौन से वाले साइड पर थी. तो क्या उन्हें हेमराज के कपड़े याद नहीं थे? अगर कोई दोस्त बता सकता है कि हाँ ये हेमराज ही है, तो जिसके साथ तुम रोज रहते हो, जो तुम्हारा खाना बनाता है, जो तुम्हारी बेटी का ख्याल रखता है, तुम उस आदमी की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. Whatever happened there with Rajesh, it was gonna cost him pretty. This is not even a horror video, but 12 बजे रात के गान फुट रही है यार मेरी. हेमराज की बॉडी नहीं मिली थी. टेरेस में जो एंटर करने वाला डोर था उसके पास एक खून से सने हाथ के निशान भी थे जिसके बारे में बहुत अर्जेंट बताया गया. इसकी आवाज हॉरर है. बड़े भैया ने बोला अर्जेंट डीएम है. स्क्रीन दिखानी है क्या? आई डोंट थिंक सी अर्जेंट डीएम है तो स्क्रीन दिखानी होगी. इसकी हॉरर आवाज है. ये नहीं पता. और जो बॉडी के खून से हुए ड्रैग मार्क्स थे उसके पास दोबारा खून से सना हुआ एक शू का मार्क मिला था जो कि साइज 8 का जूता था. बट अगेन जो नोएडा पुलिस की केयरलेसनेस थी वो यहाँ पे दोबारा देखी गई थी. इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्ली सेंडिंग दीज सैंपल्स ऑफ दिस हैंड प्रिंट और दिस शू प्रिंट, पुलिस वाले दोबारा से केयरलेस हो गए. पुलिस ने एक और ओवरसाइट करी इस केस में. वो थी ये हैंड प्रिंट्स. छत में हेमराज की बॉडी से थोड़ा दूर दीवार पर खून से सने हुए हैंड प्रिंट भी थे जो कि पुलिस ने 17 मई को देख लिए थे. पर इस हैंडप्रिंट की फोटो लेने के अलावा और कुछ दिन बाद केस के ना ही यहाँ से सैंपल लिए गए और ना ही इस प्रिंट को कहीं भिजवाया गया. फिर जब इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं जा रही थी एंड पुलिस वर लुकिंग फॉर स्क्रब्स, तब 17 दिन बाद नोएडा पुलिस ने इस छत को जाकर उन्होंने इस पूरे पार्ट को काटकर फॉरेंसिक लैब भिजवाना सही समझा. पर तब तक
काफी देर हो और चुकी थी। पुलिस इज सबसे पहले तो जो केयरलेस कि बिल्कुल मौजूद सवाल है इस वक्त कि पुलिस इज आप ये केयरलेस। वाकिफ होंगे मीडिया के जरिए तमाम चीजों के जरिए आरुषि हत्याकांड में एक हाथ का निशान जिसमें खून से सना हुआ हाथ का निशान जो कि मिलता है डॉक्टर राजेश तलवार की घर की छत पर। उसे पुलिस शुरुआत में किस तरीके से लेती है ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन आज सीबीआई ने उस पूरी टाइल को निकाला है। अब फोरेंसिक साइंस की बड़ी बुनियादी बात मतलब जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्यों है, इससे क्या पता चलता है, हम क्या ये तफ्तीश की किस दिशा को बताता है? देखिए 17 दिन के बाद अगर पुलिस ने या सीबीआई ने जी खून लगा हुआ पंजे का फोटोग्राफ या उसका कलेक्शन लेकर किया है पूरा सैंपल लिया, तो पूरा उसने पूरे पैसे- उखाड़कर ले लिया। तो इसमें जो इतना मौसम खराब रहा, बारिश हुई और एक्सपोज रहा ये, तो उसमें जो वेजेस होती हैं और भी डेल्टाज होते हैं, कुछ प्लेन्स होते हैं जिनसे की पहचान हो सकती थी कि किसके हाथ का निशान है, तो वो तो हल्के पड़ रहे होंगे जी। अगर उसी समय लिए होते और एक ही 2 दिन के टाइम में लिए होते तो उसमें वेजेस और डेल्टाज और काफी वेजेस साफ होती और उससे कातिल तक पहुंचने हाँ, के लिए देख काफी रहा कुछ हमें हूँ। मिल सकता था। और एविडेंसेस को छोड़कर वो लोग हेमराज की बॉडी को वहां से ले जाने में जुट गए। वो भी उन्होंने हेमराज की बॉडी को स्ट्रेचर्स या फिर किसी और चीज पे नहीं रखा था, उन्होंने हेमराज की बॉडी को सीधा खींचकर ड्रैग करके सब लोगों के सामने ले जाने की सोची। लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग अगेन कि क्या स्थिति थी उस टाइम पे तलवार की ना। बिल्डिंग में। बहुत सारे लोग, पुलिस वाले, आस पड़ोस के लोग, मीडिया वाले, और उन सब के सामने पुलिस वाले हेमराज की बॉडी को बस घसीटते हुए ले गए। यार, कोई कितने रिस्पेक्ट नहीं हेमराज careless के है लिए, भाई लोग। क्योंकि वो एक नौकर था, वो नेपाली था, वो तो बस यहाँ काम करता था। ऑटोप्सी के लिए भेज तो रहे हैं, वैसे भी बॉडी सड़ चुकी है। ये एटीट्यूड था पुलिस का वहां पे। इतनी केयरलेसनेस, इतनी सारी ओवरसाइट। अगर एक भी रिस्पॉन्सिबल पुलिसमैन होता वहां पे तो ये केस 15 साल पहले ही वहीं पे सॉल्व हो जाता। और आज हम जस्ट कॉज कि वो बंदा नेपाल ना पन्नों में इसके आंसर्स पता नहीं, मैं अलग लाइक ऑटोप्सी हुई यार, हेमराज की बॉडी पर। उसकी as a रिपोर्ट्स ये आई biologist कि मैं हेमराज की बताऊं मौत तो- भी सेम आरुषि जैसे ही हुई थी। तो उनके सर पर चोट लगी जिसकी छोड़। वजह से एक ब्लड क्लॉट बना और फिर बाद में उनका गला किसी वेपन या फिर सर्जिकल नाइफ से काटा गया था, बहुत प्रिसाइजली। हेमराज की कोहनी पर घिसने की वजह से मार्क्स आ गए थे। इसका मतलब मरने के बाद हेमराज की बॉडी को दरवाजे से एयर कंडीशनर के फैन तक घसीटा गया था, विच कैन हेल्प दिस थ्योरी कि हेमराज को नीचे ही तलवार के घर के अंदर मारा गया था, क्योंकि सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे। पर ये उनके चीज पक्की घरवाले तरह से नहीं कह बहुत ही सकते कि carelessly हेमराज को कोई सब ऊपर कुछ लोड कर रहे करके हैं। नहीं लाया। हेमराज को बहला फुसला घरवालों कर कोई को छत पता में नहीं नहीं। लाया और फिर छत में उसकी मौत करी दरवाजे के पास और फिर उसे घसीट के ले गए। हेमराज नीचे मरा या ऊपर मरा, जो ये एविडेंस था, दिस कुड लीड टू वन ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज। पर कौन सी वाली सच है ये हमें नहीं पता। ऑटोप्सी में हेमराज की बॉडी में कोई खाना नहीं पाया गया था, उनके पेट में बस 25 ml का लिक्विड पाया गया था, विच इज ऑड क्योंकि हेमराज ऑलमोस्ट हर दिन तलवार को खाना सर्व करने के बाद खाना खा ही लेते थे। और हेमराज ने अपने लिए उस दिन खाना बनाया भी था करीब 10 बजे। वो थाली में अपने लिए खाना लेकर अपने रूम में गए थे और ये थाली से भरा हुआ खाना उनके रूम से मिला भी था, पर उन्होंने ये खाना कभी खाया नहीं। As I said, that police found out this plate which was filled with food in हेमराज's room. और लास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये भी मिली थी कि हेमराज की मौत सेम आरुषि जैसे 12 से 2 के बीच में हुई थी। हमारा दिमाग खराब हो रहा है भाई। नाउ द मेन थिंग इन दिस पजल वाज कि हेमराज की मौत भी आरुषि जैसे ही 12 से 2 के बीच में हुई थी। उन दोनों का ही खून सेम तरीके से, सेम टाइम पर, सेम औजार से हुआ था। नाउ डू यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग कि पिछले दिन 16 तारीख को शर्मा जी के साथ, जो कि तलवार के ड्राइवर थे, तो पिछले दिन शर्मा जी के साथ कुछ लोग आरुषि की मैट्रेस को ऊपर छत में रखने गए थे, बट दे कुड नॉट डू इट, सो इसीलिए और उन्होंने वो एट दिस पॉइंट इनके घर वालों ने एक अलग सिनेरियो जो पूरे पुलिस को बताया था कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये घर वालों ने परफेक्ट कहानी कैसे बना ली। पड़ोस वाली छत में रख दिया कुछ था। Well, तो ये है वो हो छत रहा है। और इस ग्रिल के पीछे हो है रहा है, हो तलवार रहा की है। छत। उस दिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा कि हेमराज की बॉडी वहां पड़ी है। किसी ने भी एक बार झांक कर नहीं देखा, अनइंटेंशनली भी कोई भी ये नहीं देख सका कि वहां ऊपर कुछ है। और तो और ये दिल्ली है तो सारी बदबू सारी आ buildings जाती है पास ही भाई। हैं एक दूसरे से। तो 2 दिन में कोई छत पर नहीं गया, या फिर अगर गया तो किसी ने ये नहीं देखा कि वहां छत पे कुछ पड़ा है, वहां किसी का खून गिरा है, वहां पे कुछ लगा है। दिस इज अगेन वन ऑफ दोस पॉइंट्स व्हिच इज लाइक हाईली अनलाइकली। ऐसा कैसे हो सकता है 2 दिन तक? बट हेमराज की बॉडी मिली और ये केस ही पलट गया पूरा। नौकर मालिक की बेटी को मारकर भाग गया है। नौकर ने ये सब कुछ करके नेपाल की टिकट काट ली, पर नौकर तो ऊपर है। तो अब जो इस केस की स्टोरी मीडिया में पेंट हो रही थी वो चेंज हो गई। मरा हुआ आदमी कहाँ भाग के जाएगा, राइट? वो तो मर गया है। तो पुलिस अब किस पे इल्जाम लगाती? तो सबसे पहले पुलिस ने एक आदमी ढूंढा जिसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा भी नेपाल से ही थे और वो तलवार के घर में 10 साल से काम कर रहे थे, सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जब भी वो नेपाल इतने से घर लोग वापस काम कर जाते रहे थे इनके घर में। या छुट्टी पर जाते थे तो वो हमेशा किसी ना किसी को अपनी जगह घर का ख्याल रखने के लिए रख लेते थे। और कुछ टाइम पहले भी जब वो घर वापस नेपाल जा रहे थे तो उन्होंने नेपाल जाने से पहले हेमराज को तलवार के घर में रखा था वहां का ध्यान रखने के लिए। पर जब विष्णु नेपाल से वापस आए तो राजेश ने विष्णु से कहा कि नहीं, कोने में हम पड़ी हेमराज होगी को ड्रिप आपकी भाई जगह पे रखना चाहते हैं। He just fits in our house better, so इसीलिए हम हेमराज को रखना चाहते और हैं। छत तो पुलिस पर को हर लगा कोई हर कि किसी शायद दिन नहीं विष्णु जाता
उन्होंने तो गुस्से में वही- आकर कि हेमराज तो मेरी 10 साल की नौकरी कैसे ले सकता है मुझसे, जब तू एक रिप्लेसमेंट था तो तू मेरी नौकरी कैसे रिप्लेस कर सकता है। तो ही वॉज जस्ट अ रिप्लेसमेंट। इसलिए विष्णु ने गुस्से में हेमराज को मार दिया और गलती से उसने आरुषि को God, भी this is हेमराज के साथ bad. मार दिया। तो पुलिस ढूंढने लगी एक्स वर्कर ऑफ यार मेरे तलवार फट के हाथ विष्णु में आ शर्मा। जावे ऐसे कुछ तो मैं देख देख लो भाई सामने सामने में। और विष्णु को ढूंढते हुए पुलिस को ये पता चला कि जब ये सब कुछ हुआ था तब तो विष्णु नेपाल में ही था। तो ये भी गया पुलिस के हाथ से एक एलिगेशन। अब क्या हो रहा था कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा था। पुलिस पे प्रेशर था कातिल ढूंढने का, आरुषि के पेरेंट्स पर प्रेशर था अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने का, और आरुषि के पेरेंट्स पर यह भी प्रेशर था हाँ कि भाई, उन्हें वही भी- अपना वो नाम भी क्लियर है, करना फंसना है। नहीं इस समय चाहता बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी जिनमें से एक स्टोरी ये थी कि तलवार ने ही Dumbos. आरुषि को मारा है, पर सबसे बड़ा प्रेशर था मीडिया पर। इस न्यूज में आग मिर्च डालें तो डाले कैसे। जैसे ही हेमराज की न्यूज वर सो मेनी वाइल्ड, आई रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, पर इतनी सारी मिर्च मसाला वाली न्यूज़ चली थी उस टाइम पे, बाप रे। सो इन माय ओपिनियन जितने भी हायर अप्स थे उस टाइम पे, पुलिस ऑफिसर्स थे, इन्वेस्टिगेटर्स थे या फिर रिसर्चर्स भी थे, उन सभी के ओपिनियन जो मीडिया कवरेज से थे, तो उन सभी के ओपिनियन कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से परसुएड हो गए थे। जो भी उनकी थ्योरी थी, जो भी उनके क्या कंक्लूजन थे, मीडिया? वो कहीं ना कहीं मीडिया की एक ना एक स्टोरी से परसुएड हो गए थे। अब होता है जैसे आदमी दिन रात एक ही चीज सुनता रहेगा बार 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 बार, तो अगर उसका मन नहीं भी करेगा तब भी वो चीज ले लेता है। तुमने भी कितना बार सुना होगा कि तुम ये वाली कलर की चड्डी पहनो के पानी शुरू हो जाएगी, है ना। अब यही लाइन आदमी अगर 1000 बार सुनेगा तो एक बार के लिए सोच भी लेगा कि यार ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है इससे। तो रिसर्चर्स, पुलिस वालों के साथ, इन सब के साथ यही हुआ और ये परसुएड हो गए। और इन सब के चलते हुए यहाँ से आई 3 कहानियां बाहर, और इन तीनों कहानियों में जो जो एविडेंसेस मिले थे, जो जो फॉल्स एलिगेशंस लगे थे, वो सभी मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहली कहानी ये थी कि आरुषि के पेरेंट्स, स्पेसिफिकली राजेश तलवार ने ही अपनी बेटी का खून करा था। अक्यूज्ड है वो डॉक्टर रुको रुको और रुको रुको, सबसे एक पहली सेकंड, कहानी ये थी कि आरुषि के पेरेंट्स, स्पेसिफिकली राजेश तलवार ने ही अपनी बेटी का खून करा था। यप, जो मैं भी सोच रहा हूँ एट दिस पॉइंट, जो हम सभी लोग भी सोच रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल। अक्यूज्ड है वो डॉक्टर राजेश तलवार है। जो मोटिव रहा है वो आरुषि को कत्ल करने का रहा है। हेमराज की हत्या इस वजह से की गई है कि कोई विटनेस ना बचे। जो एविडेंस आई है उसके आधार पर मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। इस अफेयर की जानकारी उनकी इस बच्ची को थी। सो गुरुदर्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पागल बात हो रहा हूं। स्टेट हो गई थी कि राजेश तलवार ने ही हेमराज और आरुषि दोनों को मारा है। वो ही गुरुदर्शन जिनको 3 महीने तक आरुषि का असली नाम करेक्टली याद नहीं रहता था। इस केस को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये स्टेट हुआ कि बाप ने अपनी बेटी को मारा है, तो इसके बाद पूरी जनता राजेश तलवार के अगेंस्ट हो गई। और एक दिन कोर्ट से बाहर आते हुए राजेश तलवार पे हमला भी हुआ था, जिससे उन्हें राइट आंख के ऊपर चोट लगी थी और उनके हाथ पे एक माइनर सा फ्रैक्चर हुआ था। राजेश तलवार चाहते Never तो इस noted आदमी by- के अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते थे, पर उनके हाथ पहले से ही अपने आप को बेगुनाह साबित करने से और अपने अगेंस्ट राइट आंख के रुको, ऊपर रुको, चोट लगी रुको। थी और उनके हाथ पे एक माइनर सा फ्रैक्चर हुआ था। राजेश तलवार चाहते तो इस आदमी के अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते थे, पर उनके हाथ पहले से ही अपने आप को बेगुनाह साबित करने से और अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने से भरे हुए थे। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इवन दो ही वेंट ऑन मीडिया टू टॉक अबाउट दिस लेटर। तो गुरुदर्शन जी की स्टोरी ये थी कि राजेश तलवार का अपनी क्लिनिक में किसी के साथ अफेयर चल रहा था विद अ पर्सन हु यूज्ड टू वर्क इन द सेम क्लिनिक एज राजेश। दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था और ये थी तलवार की बिजनेस पार्टनर अनिता दुरानी। अनिता तलवार को 14 साल से जानती थी और उनके साथ काम भी करती थी। तो मीडिया अनिता से इंटरव्यू के टाइम पर ये स्टोरी खींचने लगी कि क्या आप दोनों का कोई चक्कर चल रहा है, आपको कैसा लगा अपने बॉस के साथ चीट करते हुए जबकि उनकी एक छोटी बेटी है। मीडिया अगेन वाज लुकिंग फॉर दैट स्पाइस। ठीक है, बट कंटिन्यूइंग ऑन विद गुरुदर्शन न्यू स्टोरी, कैरेक्टर इज हियर। अनिता और राजेश के बीच में कुछ चल रहा था और ये बात आरुषि को पता थी पर नुपुर को नहीं। तो अपने आप को कॉर्नर में फील don't know करते that हुए boy. आरुषि को कोई बात करने के लिए चाहिए था, पर वो ये बात अपने दोस्तों से नहीं कर सकती थी। इसलिए आरुषि ने क्लोजेस्ट पर्सन टू हिम, जो हमेशा उनका ध्यान रखता था, हेमराज, आरुषि ने ये बात उन्हें बताई और हेमराज ने भी आरुषि को कंफर्ट करा। दोनों करीब आए रुको और कुछ हेमराज तो और बड़ा आने आरुषि के वाला है। बीच में फिजिकल रिलेशंस बनने शुरू हुए। मीडिया वाज बेसिकली सेइंग दिस थिंग कि ये 14 साल की बच्ची एक 45 साल के आदमी के साथ सो रही थी। कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ अ किड, जबकि इन्वेस्टिगेशन ही ढंग से नहीं हुई थी, एविडेंसेस ही ढंग से नहीं मिले थे और जबकि हेमराज की डेड बॉडी को ढंग से ट्रीट नहीं करा जा रहा था। बट अगेन लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट स्टोरी नाउ। ये क्लोज मोमेंट आरुषि और हेमराज के बीच में हुआ 16 तारीख को। नुपुर जी रात को आई राउटर को ऑन करने। उन्होंने चाबी यूज करी आरुषि का दरवाजा खोलने के लिए और फिर वापस राउटर ऑन करने के लिए वो आरुषि के कमरे में चले गई। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गुरुदर्शन स्टोरी, पर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चाबी का सिलसिला है ये भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है। 16 की सुबह को जब नुपुर भारती को चाबी फेंकने के लिए मेन डोर की चाबी खोज रही थी तो उन्होंने देखा कि मेन डोर
और आरुषि के रूम दोनों की चाबी उनके लिविंग रूम में एक फिगर के ऊपर लगी थी, जहां वो हाँ, नॉर्मली जिसके मेन डोर की चाबी रखती थी, पर पी- नूपुर हमेशा आरुषि के डोर की चाबी अपने कमरे में रखती थी। और उनका ये कहना था कि उस दिन भी आरुषि का दरवाजा लॉक करने के बाद वो चाबी अपने साथ ही ले गई थी। पर ये स्टेटमेंट बाद में नूपुर जी ने चेंज कर दी थी, सेइंग कि उस दिन दरवाजा लॉक करने के बाद उन्होंने चाबी कहाँ रखी थी ये चीज उन्हें ढंग से याद नहीं है। और उन्होंने बाद में ये कहा दैट शी वाज अ लिटिल सेटबैक जब उन्होंने देखा कि आरुषि के रूम की चाबी लिविंग रूम में लटकी हुई है। और इस चाबी फिएस्टा के चलते हुए नूपुर ने बाद में ये एलिगेशंस डालने चाहे कि कोई ना कोई, जिस दिन आरुषि और हेमराज का मर्डर हुआ था उस दिन कोई ना कोई राजेश और नूपुर के कमरे में आया, उसने वहां से चाबी उठाई और फिर आरुषि का दरवाजा खोलकर उसे मारकर उसने चाबी वापस लिविंग रूम में टांग दी। दिस वाज वन ऑफ हर थ्योरीज, बट आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे कमरे में आएगा, चाहे तुम कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहे हो, तुम्हें महसूस नहीं होगी आहट, तुम्हें आवाज नहीं आएगी किसी चीज की। एंड पिछले 15 सालों में नूपुर तलवार ने अपनी ये चाबी वाली स्टेटमेंट बहुत बार चेंज करी है, सो नोबडी रियली नोज की व्हाट टू बिलीव। नाउ कमिंग बैक टू आरुषि एंड हेमराज एंड कैसे राजेश ने इन दोनों को मारा। सो 15 तारीख को जब नूपुर चाबी लगाकर अपने कमरे में चले गए तो हेमराज आरुषि के कमरे में आया और वो दोनों बातें शेयर करते करते फिजिकल होने लग गए। इसी बीच इन दोनों की आवाज़ सुनकर राजेश आरुषि के कमरे में आए और हेमराज और आरुषि को ऐसी हालत में देखकर उन्हें गुस्सा आया, जिसके बाद वो अपना गोल्फ क्लब लेने के लिए भागे और वापस आकर उन्होंने हेमराज को एक चोट जोर से गोल्फ क्लब से मारी। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब ये बात सच्ची है कि आरुषि और हेमराज दोनों के सर में उनका गला काटने से पहले किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उनके सर पे मारा गया था। ये बात सच है। और गोल्फ क्लब के डायमेंशंस काइंड ऑफ रिजेंबल करते हैं इनकी चोट को। ये चीज भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट आर.के. शर्मा ने कही थी। पर उनका ये कहना था कि जब बाद में खुद राजेश ने एक गोल्फ क्लब पुलिस को दिया तब भी इस गोल्फ क्लब में से कोई खून के निशान नहीं मिले थे। उससे भी बड़ी चीज ये थी कि आरुषि के लेफ्ट साइड और हेमराज के राइट साइड पर चोट लगी थी, विच मेंट कि दोनों इस पोजीशन में लेटे हुए थे जब राजेश ने उन्हें इस पोजीशन में देखा और फिर राजेश को गुस्सा आया और वो वापस गए भागकर अपना गोल्फ क्लब लेने। जब वो वापस आए तो उन्होंने गुस्से में हेमराज को ऐसे गोल्फ क्लब से स्विंग करा, इसलिए उसके यहाँ पे चोट लग गई और मारा ऐसे कि 2-3 स्विंग से दोनों के सर में चोट लग गई। बिलीवेबल है, ठीक है। नहीं हो सकता, पता नहीं, रुको तो जब राजेश गुस्से में कमरे से बाहर भाग कर गए तो क्या हेमराज उठा नहीं? उसने पोजीशन चेंज नहीं करी? क्या वो तब तक वैसे ही वेट करता रहा राजेश का कि ओके ठीक है साथ में ही पढ़ेंगे? और फिर बाद में ये सामने आया कि आरुषि के सर पे तो स्ट्रेस फ्रैक्चर था, मतलब बार बार मारने से ऐसा फ्रैक्चर आया होगा उसके सर में, जो कि गोल्फ क्लब से नहीं किया जा सकता। गोल्फ क्लब से सीधा चोट लगती है बहुत ज्यादा। पर ये सारे के सारे एविडेंसेस बहुत बाद में आए थे और इस समय पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया था ऑन May 23, 2008। नाउ एट दिस टाइम सभी लोग पुलिस के इस फैसले के खिलाफ थे। दे वर सेइंग दिस थिंग कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, तुमने एक मासूम को सजा दिला दी है। जस्ट आउटरेज फॉर पुलिस एंड स्पेशली नोएडा पुलिस, क्योंकि उन्होंने एक तो स्टार्टिंग में चीज ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करी, फिर जब उन्हें टेरेस पे बॉडी मिली थी तब उसे भी उन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करा, हैंड प्रिंट को फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा, जो जूते के फुटप्रिंट थे उनकी तो उन्होंने फोटो भी नहीं ली। तो बढ़ते बढ़ते नोएडा पुलिस पे पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया कि ये केस सीबीआई को हैंड ओवर हो गया और राजेश तलवार बेल पर 11 जुलाई 2008 को बाहर हो गए। ये थी पहली कहानी। अब शुरू होती है सेकंड स्टोरी। सीबीआई टीम में 25 मेंबर थे जिनको लीड कर रहे थे अरुण कुमार। Where is the phone? आरुषि तलवार का फोन गायब था। अगर इसके फादर को एज अ क्रिमिनल देखा जा रहा है तो वेयर इज द फोन? तलवार होते कौन है? आई डोंट नो। वेयर इज द फोन? वो चीज है। तो सबसे पहले सीबीआई ने कुछ टेस्ट करे। सबसे पहला टेस्ट उन्होंने करा जो आरुषि को कैमरा दिया गया था। मतलब फोन जो था आरुषि तलवार का वो गायब था, लाइक वहां पे। अगर इसका लाइक इन लोगों ने प्रूव कर दिया इसका फादर क्रिमिनल है तो इसके फादर पे फोन भी होगा ऑफ कोर्स, बट पता नहीं स्वॉर्ड बर्थडे क्या, क्योंकि आरुषि को ये कैमरा 15 तारीख की रात को दिया गया था तो उसने इस कैमरा पे कई सारी फोटोज क्लिक करी थी। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा, इस कैमरा में लास्ट फोटो क्लिक हुई थी 10:10 पर फर्दर इंस्पेक्शन से यह पता चला कि इस कैमरा से कई सारी फोटोज डिलीट करी गई थी, जो कि तलवार पर शक पैदा कर रहा था। भाई घर में तो वही थे और कौन पिक्स डिलीट करेगा। सीबीआई को यह लग रहा था कि शायद गलती से आरुषि ने राजेश और नूपुर की कोई ऐसी पिक क्लिक कर दी हो, ऐसी पिक्चर क्लिक कर दी हो, ऐसी चीज रिकॉर्ड कर दी हो जिसकी वजह से वो दोनों फंस सकते थे। तो जांच करी गई इस कैमरा पर, बट कुछ भी ऐसी फाइल निकली नहीं। तो लास्ट में सीबीआई ने मान लिया कि आरुषि ने अपनी ही कुछ फोटोज क्लिक करी होंगी जो उसे पसंद नहीं आई तो उसने डिलीट कर दी। और एंड में सीबीआई ने ये बोला कि इसमें ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है। और सेकंड चीज सीबीआई ने ये चेक करी कि आरुषि का कमरा और नूपुर तलवार और राजेश का कमरा आमने सामने ही था। तो अगर आप दरवाजा बंद करके भी सोते हो, अगर आप इस कमरे का दरवाजा बंद करके भी सोते हो तो क्या आपको दूसरे कमरे में मर्डर की आवाज नहीं आएगी? ये चीज मत देखो कि ये लोग टेस्ट क्या कर रहे हैं, ये चीज देखो दैट दे वर अगेन डाउटिंग द तलवार। जबकि 11 जुलाई को राजेश तलवार को सीबीआई ने ही बाहर निकाला था। तो राजेश तलवार से पूछा गया कि क्या तुमने उस रात को कुछ नहीं सुना? तो उन्होंने कहा कि 12 बजे के सीधा बाद हम दोनों काफी गहरी नींद में सो गए थे
और हमारे कमरे में जो एसी है वो बहुत पुराना है और उसमें से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हमें अपने कमरे से बाहर किसी भी चीज़ की ना। आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो अरुण कुमार ने नॉट मेकिंग सेंस। अगर भाई किसी को ब्रूटली करा जा रहा है कुछ तो भाई वो चिल्लाएगा बहुत बहुत भाई। एंड यहाँ पे अगर अरुषि तलवार के पेरेंट्स डॉक आवाज आ रही है कुछ मेरे घर के बाहर, पता नहीं क्यों। अगर भाई ऐसे डॉक्टर्स है वो, अगर पता चल रहा है कि भाई डॉक्टर्स के जो इक्विपमेंट्स होता है उन लाइक उस चीज से गला काटा गया है तो बड़ा सीन है। लेट्स गो। दरवाज़ा बंद करेंगे, कमरे में एसी चलाएंगे और बाहर कुछ आवाज़ करेंगे, देखेंगे कि बाहर की आवाज़ अंदर आती है कि नहीं। एंड इट वाज ट्रू। एसी चलाने के बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बट द फनी थिंग हियर वाज कि अरुण कुमार ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। एक फोर्क से चम्मच गिराया उन्होंने कमरे से बाहर और अंदर लगाया उन्होंने एसी, और फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ मुझे चम्मच की आवाज़ सुनाई नहीं दी, मुझे अंदर चम्मच गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी और मुझे अंदर ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वॉज पॉसिबल कि तलवार को अंदर कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा। ये भी हो गया क्लियर। तो सीबीआई अब हर एक उस भाई आदमी पे थोड़ा शक सीन करने चल रहा है लगी, यार। जो भी तलवार के कांटेक्ट में था, जो भी हेमराज के कांटेक्ट में था, या फिर कोई भी एक ऐसा आदमी जो इन सब के रिलेशन में था। और तब बाहर नाम आया कृष्णा का। कृष्णा डॉक्टर राजेश के क्लिनिक में ही काम करता था और 13 मई को यहाँ पे सीन हुआ है, यहाँ पे सीन हुआ है कुछ डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स यूज हुआ है। कृष्णा को क्लिनिक में सबके सामने डांटा था क्योंकि कृष्णा से डेंचरिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी एक पेशेंट के। दिस बिहेवियर वाज एबनॉर्मल फॉर राजेश क्योंकि वो कितनी भी प्रेशर सिचुएशन में कभी भी किसी पे चिल्लाते नहीं थे। पर सीबीआई का ये मानना था कि कृष्णा को इस डांट की यहाँ वजह पे से scene बेइज्जती हुआ। फील हुई एंड ही टुक दिस बेइज्जती टू हिज हार्ट। और कृष्णा के कोवर्कर से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ डांट खाने के बाद कृष्णा ने ये कहा था कि मैं तो उसको दिखाऊंगा, आई विल शो हिम, मीनिंग राजेश जस्ट एन एंगर। तो सीबीआई ने ले लिया कृष्णा को कस्टडी में और उसके बाद कृष्णा को लाई ये लो लग गई चुद्दी। जहां ट्रूथफुली उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा शेकी आए थे एंड सीबीआई के अकॉर्डिंग वो पूरे लाई डिटेक्शन के टाइम पर सच नहीं बोल रहा था। इसके बाद जब कृष्णा से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है किसने आरुषि और हेमराज को लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी हुआ है। सेम नोएडा पुलिस वाली स्टोरी शाहरुख वाला तो वीडियो लंबी और हॉबी बताने के लिए बता दोगे। सीबीआई को सुना। सॉरी माय बैड। कोई नेपाली ही मारा है ना वो हेमराज को हेमराज को कोई नेपाली ही मारा होगा ना। ये तो मैं कह नहीं सकता मैम। मुझे क्या हो सकता है हेमराज को मारेगा। मैम इन दोनों में आपस में इलीगल थे ही। क्या इलीगल बहुत क्रीपी लग रहा है भाई, ये बहुत क्रीपी लग रहा है। रिश्ते थे इन लोगों में अनिता दुरानी में और उसमें। हाँ, फट ठीक रही है। तो क्या पता कि दिन उसने भी देख लिया हो, किसने डॉक्टर सरदार के बेटे ने भी देख लिया हो। विच वॉज द फर्स्ट स्टोरी गुरदर्शन वाली। कृष्णा को ऐसा लगा कि अगर मैं ये स्टोरी बताऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। बट सीबीआई के अकॉर्डिंग जब उन्होंने हेमराज का कमरा चेक करा था तो उन्हें वहां एक से ज्यादा आदमी होने के एविडेंसेस मिले थे। सो कीपिंग दिस एज द बेस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन वो और आदमी को ढूंढने लगे। एज सेम डे इन्होंने अपना घर क्लीन करवाया था भाई। एक्यूरेट नहीं होती है टेस्ट, जस्ट लिटिल बिट पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड स्टोरी अब ये बन रही थी कि उस रात मल्टीपल लोग हेमराज के रूम में थे और कुछ कर रहे थे, जैसे कि गौर शराब पी चुनाव रहे है। थे या फिर कुछ भी कर रहे थे, पर उस रात उस कमरे में मल्टीपल लोग थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि कितने लोग थे वहां। नाउ दिस क्वेश्चन लेड टू राजकुमार शर्मा, जो कि डॉक्टर राजेश के बिजनेस पार्टनर दुर्रानीस के यहाँ हाउस सर्वेंट था। हेमराज, राजकुमार और कृष्णा तीनों दोस्त थे और अक्सर मिला करते थे। तो स्टोरी सीबीआई ने यह बताई कि राजेश के ड्राइवर के जाने के बाद और तलवार के सोने के बाद हेमराज ने राजकुमार और कृष्णा को स्नीक इन करवाया। ये तीनों हेमराज के रूम में बैठे और इन्होंने वहां दारू पीना शुरू करा। अब जब ये लोग दारू पी रहे थे तो राजकुमार का मन और दारू पीने का करा, तो उसने हेमराज से कहा कि मुझे कहीं से भी दारू ला कर दे। हेमराज हैविंग नो अदर चॉइस, उन्होंने डॉक्टर राजेश तलवार की दारू के कलेक्शन से एक स्कॉच की बोतल निकाली और वही जो भी डाइनिंग टेबल पर पहली इन चीज तीनों ने बताई थी कि आधी डारो की बोतल थी। पीना शुरू कर दिया, जिसके बाद Okay. राजकुमार का मन आरुषि के कमरे में जाने का करा और कृष्णा भी उसके साथ कमरे में गया। उन दोनों ने जबरदस्ती करी आरुषि के साथ, और जब आरुषि ने रेजिस्ट करा तो कृष्णा ने खुखरी से आरुषि के सर पे चोट मार दी। जब यह सब हेमराज ने देखा तो कृष्णा और राजकुमार पहले तो हेमराज को छत पर बात करने के लिए ले गए, पर ऊपर जाते हुए उनके हाथ से कभी रेलिंग तो कभी सीढ़ी पर खून लग गया। और जब छत पर हेमराज इनकी बातों में नहीं आया तो इन्होंने
दरवाजे के पास हेमराज के सर पे भी खुकरी के हैंडल से चोट मार दी और फिर घसीटते हुए ये दोनों हेमराज की बॉडी को एसी के फैन के पास ले गए। अब इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि ये तो इजीली पकड़े जाएंगे, इसीलिए इन दोनों ने तलवार को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले तो हेमराज का गला खुकरी की ब्लेड से काटा, जो कि 1 इंच डीप कट था और ये कृष्णा ने करा था। कृष्णा ने क्यों करा था ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। और फिर सेम इसी खुकरी की ब्लेड से इन्होंने आरुषि का गला भी 1 इंच डीप प्रिसाइजली काटा और फिर ये दोनों पीछे के रास्ते से भाग गए। किसने काटा ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम राजकुमार नहीं कर सकता था। राजकुमार मेडिकल चीजों से बहुत दूर था, वो एक नॉर्मल सिंपल हाउस वर्कर ही था। पर कृष्णा यूज्ड टू वर्क विद डॉक्टर राजेश। हॉस्पिटल का बंदा काटना फाटना ये सारी चीजें सिखाते हैं उन्हें ढंग से, और जितना प्रिसाइजली काटा गया था वो या तो एक डॉक्टर या फिर एक डॉक्टर का असिस्टेंट ही कर सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि खुकरी से गला किसने काटा। इसीलिए सीबीआई ने यह भी कहा कि लाई डिटेक्शन के टाइम पे कृष्णा सच नहीं बोल रहा था। बाद में पुलिस ने एक और हाउस हेल्पर विजय मंडल को भी पकड़ लिया और सेम स्टोरी अब विजय के मोटिव से बताई गई कि उस रात ये 3 नहीं 4 लोग शराब पी रहे थे और विजय मंडल ने शराब पीने के बाद आरुषि पर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जिसमें राजकुमार और कृष्णा ने उसका साथ दिया। फिर जब हेमराज ने इन्हें देख लिया तो वो इनसे लड़ने लगा और इन द हीट ऑफ द मोमेंट इन तीनों ने हेमराज को मार दिया। ये वाली स्टोरी भी बिलीवेबल थी, पर सीबीआई के पास कोई भी एविडेंस नहीं था इस स्टोरी को प्रूव करने के लिए। पर जो ये नैरेटिव था कि नौकरों ने हेमराज कोई भी को प्रॉपर्ली 100% श्योर वाला एविडेंस आया नहीं है, आरुषि को मार दिया है, ये चलने लग गया। सीबीआई वाले कृष्णा, विजय मंडल, राजकुमार इनको बेट देने लग गए, जैसे कि तू एक्सेप्ट कर ले तूने मारा है और फिर तेरे को कम सजा होगी। या फिर राजकुमार को सीबीआई ने एलिजिडली ये बोला कि अगर तू एक्सेप्ट कर लेगा कि तूने मारा है, ठीक है, तो हम तुझे तेरी बेल के बाद एक मॉडल बना देंगे। अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर से, अच्छे अच्छे मीडिया पार्टनर से हम तुम्हारी बात करके तुम्हें एक्टर या फिर मॉडल बना देंगे। बट एटलीस्ट कृष्णा और राजकुमार को कुछ तो ऑफर मिला, विजय बेचारा तो इन सब में घिस रहा था बस। इसके बाद राजकुमार और कृष्णा का नार्को टेस्ट भी हुआ, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। कृष्णा ने अपने नार्को टेस्ट में ये कहा कि जो हमारी स्टोरी सीरियस होता है भाई, राजेश और इन सब चीजों में करना चाहिए रिलेशन थे एंड पूरा वही कि सेक्सुअल पोजीशन में पाकर डॉक्टर राजेश ने आरुषि को गलती से मार दिया हेमराज को मारने के चक्कर में। पर नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा ने यहाँ पर यह भी एलिगेशन डाले कि किसी ने सीबीआई में उसे घूस दी कि सारे इल्जाम अपने ऊपर ले ले। को बोला था फर्स्ट टाइम में जब उन्होंने बोला था मेरे ऊपर सारा अपने ऊपर ले लो बोला था। किसने बोला था? आई साहब ने बोला था। कौन से लोकल का? हाँ? सीबीआई का या लोकल का? नहीं लोकल वाले अच्छे। उन्होंने बोला कि तू सारा अपने ऊपर ले ले, तेरे को सजा हो जाएगी, सजा कम कर दी जाएगी, 17 साल की उम्र में तेरे को वहाँ पे रखा जाएगा, ऐसा बोला था। बहुत क्रीपी लग रहा है देखने के लिए भाई। क्या नाम था इसका? आई जी कुमार। जिनको ये चीज़ नहीं पता है मैं बता देता हूँ, नार्को टेस्ट में काफ़ी सारा सच मिल सकता है, बट नार्को टेस्ट के रिजल्ट्स कोर्ट रूम में पेश नहीं करे जा सकते एज एन एविडेंस। नार्को टेस्ट में एक आदमी को सफिशिएंट ड्रग्स के अंदर रखा जाता है जिसमें वो पूरा अनकॉन्शियस तो नहीं होता, पर एटलीस्ट इतनी स्टेट में रहता है कि सच बोल सके। पर ये चीज़ उल्टी भी पड़ सकती है अगर आदमी ज़्यादा होश में रहे तो। नाउ इट्स अप टू यू पीपल टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन कि नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा कितना सच स्पिल कर रहा था। कृष्णा ने यह भी बताया था कि हेमराज के मर्डर के 2 दिन पहले उसने सीबीआई वालों को कॉल भी करा था। अब किस चीज़ के लिए करा था, कितने देर तक करा था, किससे करा था, ये सारी चीज़ें मिस्ट्री हैं। बट देयर इज वन एविडेंस जो इस बात को प्रूव कर सकती है कि हाँ कृष्णा ने सच में किसी को कॉल करा था। हेमराज की मौत से कुछ दिन पहले हेमराज अपने पड़ोस में एक आंटी के पास भाग भाग के गया। हेमराज बहुत घबराया हुआ था और हेमराज ने इस आंटी से कहा कि मेरी लाइफ और मेरे जानने वालों की लाइफ खतरे में है, मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में है। जब इस लेडी ने हेमराज से पूछा कि तुम अपने मालिक से जाके क्यों नहीं बात करते हो इस बारे में, या फिर पुलिस से जाके क्यों नहीं बात करते हो इस बारे में, तो हेमराज ने उन्हें कहा कि पुलिस और मेरा मालिक हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, वो हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। इवन दो ये एलिगेशंस हेमराज के सन इन लॉ जीवन ने बाद में डिनाई कर दिए थे, कहकर कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था पहले। बट दिस कुड बी वन रीजन क्यों कृष्णा ने सीबीआई को थोड़े दिन पहले कॉल करा था। बट शक अब वापस तलवार पे आ गया इस डिस्कवरी के बाद। इसके बाद सीबीआई ने थॉरो होने के लिए डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार का दोबारा नार्को टेस्ट करा, एक बार नहीं 2 बार, पर उन्हें दोनों बार कोई भी डिसेप्टिव या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली विच कुड लीड टू हिम बीइंग द मर्डरर। नुपुर तलवार को भी पॉलीग्राफी टेस्ट देना पड़ा था उस समय, और सेम उनके उसमें भी कुछ झूठ या कुछ फॉल्स ही नहीं निकला, तो तलवार क्लियर हो गए थे। और तो और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उन्हें कृष्णा के घर से एक चीज मिली। कृष्णा के घर से सीबीआई को एक पिलो कवर मिला जिसमें खून के धब्बे थे, और कृष्णा के घर से एक खुकरी भी मिली जिस वाज द फर्स्ट टाइम धब्बे थे, और कृष्णा के घर से एक खुकरी भी मिली जाकर बात करनी है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन दिस होल इन्वेस्टिगेशन, जब से ये हो रहा था, जब ये नेपाली खुकरी सच में दिखी थी। पर सिर्फ खुकरी घर में मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी ने उसे इस्तेमाल भी करा होगा किसी को मारने के लिए। बहुत सारे लोग नेपाल में क्या इंडिया में भी खुकरी रखते हैं अपने पास। दैट डज नॉट मीन दैट ऑल नेपालीज आर मर्डरर, दैट डज नॉट मीन दैट ऑल इंडियंस आर मर्डरर। सच बात बोलो तो कहीं ना कहीं यहाँ वर्कर्स को, सर्वेंट्स को और नेपालियों को भी थोड़ी नीची नजर से देखा जा रहा था, और सीबीआई के दिमाग में जो नैरेटिव था उसमें इन सभी को फिट करा जा रहा था पीसेस जैसे। पर हाँ,
हाँ, कृष्णा के घर से मिले गए पिलो कवर फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। फाइनली कुछ एविडेंस मिले थे, पर फिर एक और प्रॉब्लम आ गई। आरुषि हेमराज दोनों का मर्डर हुआ था 12 से 2 के बीच में, और अब ये बात हो गई थी कि कृष्णा ने इन दोनों को मारा खुकरी से। बट अकॉर्डिंग टू कृष्णास फैमिली दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 12 से 2 बजे घर में ही था। 12 से 2 बजे क्या, वो पिछले दिन 9 बजे से घर में ही था। कृष्णा लोगों का घर इतना बड़ा नहीं था कि कोई चोरी छुपे घर से बाहर चले जाए, यार मर्डर पर करके इतना वापस आ जाए, दिमाग नहा दे, पागल सारे कभी नहीं evidence हुआ को भाई। खोल दे और फिर सो जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद किसी को कुछ पता ना चले। इतना बड़ा घर नहीं था उनका। दे ऑल यूज्ड टू शेयर सेम रूम, सो कृष्णा कुड नॉट हैव डन इट। इट्स सो मेस्ड अप एंड सच अ जंबल सिचुएशन, आई स्वेयर टू गॉड। ठीक है, अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है तो सोचो कि मेरे को पढ़ने में कितनी कंफ्यूजन हुई रुको, होगी। पर फिर रुको, सीबीआई ने रुको, कहा माइट कि ये वेल फैमिली वाले जाओ। बस कृष्णा को बचाने के लिए सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने की, और इसने ही खून करा है। और इस बेसिस पे सीबीआई ने कृष्णा और राजकुमार को 90 दिन के पागल लिए हो रहा जेल है के मेरा अंदर दिमाग। बंद कर दिया। उससे भी खतरनाक बात यह थी कि जो पिलो कृष्णा के घर में मिला था उसमें जो खून के निशान थे वो हेमराज के ही थे। फाइनली आफ्टर सो मच बजल, यहाँ पे ओके, एक सेकेंड। से भी खतरनाक बात यह थी कि जो पिलो कृष्णा के घर में मिला था उसमें जो खून के निशान थे वो फर्स्ट 100% श्योर एविडेंस मिल गया यहाँ पे कि दिस इज द वन। हेमराज के ही थे। फाइनली आफ्टर सो मच बजल, रुको, द रुको, रियल रुको, कल्प्रिट रुको, वाज रुको। फाइनली कॉट। सीबीआई ने फाइनली एक रियल एविडेंस कैप्चर कर लिया था कि भाई कृष्णा ने ही हेमराज को मारा है। घर वापस आया कृष्णा, और नेपाली क्लीन होने के बाद खुपरी जब से प्रॉब्लम होती होगी ना। वो सोने गया तो गलती से हेमराज के कुछ खून के धब्बे उसके पिलो कवर पे लग गए, जिसे कृष्णा सबसे छुपा रहा था। इस वाले पार्ट में भी ये गलती हो गई। इस वाले केस में हो क्या रहा था ना कि ये सारे के सारे एविडेंसेस सेम फॉरेंसिक लैब, सेम आदमी के पास, सेम लोगों के पास भेजे जा रहे थे, ताकि कुछ भी जंबल अप ना हो जाए या फिर कोई भी एविडेंस इधर का उधर ना हो जाए। और जिस फॉरेंसिक लैब में कृष्णा का ये पिलो कवर भेजा गया था, उस ही फॉरेंसिक लैब में शुरुआत में हेमराज के रूम से कुछ प्रिंट्स भेजे गए थे, कुछ प्रिंट्स बोल सकते हो या फिर कुछ सैंपल भेजे गए थे हेमराज के रूम से इस फॉरेंसिक लैब में। और जब उन्होंने कृष्णा के पिलो के सैंपल्स लिए तो उनसे एक गलती हो गई। फॉरेंसिक टीम से लेबलिंग में गलती हो गई। जब उन्होंने ये टेस्ट करा कि कृष्णा के वहाँ जो सैंपल मिले थे वो हेमराज के ही थे कि नहीं, तो वो गलती से फाइल इस नाम से लेबल हो गई जिस नाम से हेमराज के कमरे के एक्चुअल सैंपल्स थे। उनमें बस नेमिंग लेबलिंग की प्रॉब्लम हो गई। हाउ इज दैट थिंग पॉसिबल? इतने ज्यादा क्रूशियल मोमेंट पे ये ऐसी हल्की सी गलती कैसे हो सकती है? आई कैन नॉट बिलीव इट। दैट टू ये गलती तब हुई जब कृष्णा और राजकुमार के लॉयर्स उन्हें डिफेंड करने के लिए आए। इस बीच के टाइम पीरियड में पहले रिपोर्ट भेजी गई थी कि कृष्णा के पिलो में हेमराज के सैंपल्स मिले हैं। फिर 3 दिन बीते और फिर यही रिपोर्ट्स रीअश्योरेंस के लिए रीटेस्ट कराई गई कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी रिपोर्ट्स में। और फिर बाद में एक्चुअली गड़बड़ मिल गई इन रिपोर्ट्स में। तुम्हें कैसे पता चला कि गड़बड़ हो रही है रिपोर्ट्स में? तुम्हें ये हंच भी कैसे आई कि रिपोर्ट्स में गड़बड़ है? इट्स सो फिशी, राइट? एम आई द ओनली वन हु इज गोइंग क्रेजी हियर? इट्स सो फिशी मैन। ये तो ऐसा लीड फट करता रहा है है मेरा दिमाग, फट रहा है कुछ। मन को तो आधी चीजें तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही भाई। रीअश्योरेंस के चक्कर में लैब में ही गड़बड़ी कर दी। बट दीज आर ऑल जस्ट एलिगेशंस एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज जस्ट एलिजेंड। अगेन दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, क्योंकि कोई सॉलिड ठोस सबूत नहीं है इस केस में, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अजम्पशन, बट करप्शन का भी प्ले हो सकता है इसमें, सिर्फ नौकरों के साइड से ही नहीं, दोनों साइड से। तलवार्स वर वेरी पावरफुल एंड रिच, तो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी को भी कितनी भी घूस दे सकते थे। ऑन द अदर हैंड सर्वेंट्स वर पार्ट ऑफ दिस टाइट ग्रुप स्लैश पार्टी, जिनको छुड़वाने के लिए लोग मिल करके डिसीजंस को भी करप्ट कर सकते थे। ये जो पार्टी थी वो ये चीज़ कर सकती थी वोट्स या फिर हेल्प के लिए। तो जो ये मेस थी यही चलता रहा पूरे टाइम। हर एक दिन ऐसा चल रहा था कि आज केस सॉल्व होगा, कल केस सॉल्व होगा। और इसी वजह से ये केस सबसे पहले नोएडा पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था, विच वॉज लेड बाय अरुण कुमार। बट अब इतनी बड़ी फेलियर की वजह से, इतनी बड़ी कंफ्यूजन की वजह से ये केस एक और बार ट्रांसफर हो गया दोबारा से सीबीआई की दूसरी यूनिट को। बट दिस टाइम इट वॉज लेड बाय AGL कॉल इन 2009। जिन लोगों को कॉल के बारे में नहीं पता है, यू कैन से दिस थिंग दैट ही वॉज अ वेरी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर। अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो उनके बारे में पढ़ना। पर वो ऐसे थे कि अगर किसी चीज़ में उन्होंने अपना दिमाग बना लिया, अगर उन्होंने ठान लिया कि सॉल्व करना है तो मतलब सॉल्व करना है, चाहे फिर वो किसी भी मीन से हो, चाहे फिर वो किसी भी नैरेटिव से हो, या फिर कोई भी स्टोरी से हो। जो वो सोचते थे कॉल जी वो सॉल्व करते थे। और फिर यहाँ से शुरू हुई थर्ड और लास्ट AGL कॉल ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम बनाई, डिस्कार्डिंग एवरीथिंग दैट केम बिफोर देम, एंड एक नए पहलू से शुरुआत करी उन्होंने। अब ये जो तीसरी स्टोरी थी, तीसरी थ्योरी थी, जो भी आप बोलना चाहो इस चीज़ को, इसको समझने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस रिकॉल करने पड़ेंगे। 15 मई को घर में 4 लोग थे और सुबह 6 बजे उस घर में बस 2 लोग बचे थे। दोनों आरुषि और हेमराज के फोन गायब थे मर्डर के बाद, विच वॉज वियर्ड, क्योंकि घर से और कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था। कमरे में बस मैंने भी यही बोला था, फोन गायब थे, फोन ब्लड सैंपल्स मिले थे, हेमराज के नहीं। और छत के सैंपल्स इतने डिस्ट्रॉय हो चुके थे कि वो अब किसी भी काम के नहीं थे। जब आरुषि की बॉडी मिली थी तो उसके बेडशीट, दीवार, जमीन और दरवाजे पर खून तो था, पर उसके मुंह पर प्लेस करा गया बैग
टॉयज और बेड के दूसरे साइड पर कोई खून नहीं था, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये सब कुछ बाद में फ्रेमिंग के लिए प्लेस करा गया था। एंड दिनेश तलवार ने फॉरेंसिक टीम से ये रिक्वेस्ट करी थी कि इस केस के ऐसे एविडेंसेस को खारिज कर दिया जाए जिनसे ये इंडिकेट भी हो कि आरुषि को सेक्सुअली असॉल्ट करा गया था, ताकि मरी हुई बच्ची का नाम खराब ना हो। नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, मिस्टर कॉल आरुषि के मर्डर के पीछे नहीं, उनकी फैमिली के पीछे गए। उनका यह मानना था कि जो भी हुआ वो इस ही घर में हुआ था और उस रात बाहर से कोई भी आदमी इस घर के अंदर नहीं आया था। उन्होंने आरुषि की मॉम नुपुर तलवार पे शक करना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ करी, उन्हें काफी प्रेशर में डाला और कॉल के यार 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स के 40 मिनट 80 मिनट हो गए पूरे। इसकी मॉम का नाम कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाउ? डॉक्टर राजेश तलवार इनोसेंट थे एक्चुअली। राजेश के अगेंस्ट जितने भी एलिगेशंस थे, अफेयर के, गोल्फ वाले, ये सब कॉल को बस झूठ लग रहे थे। कॉल को ये लगा कि हो सकता है शायद राजेश ने ही मारा हो आरुषि और हेमराज को, पर इस मर्डर को छुपाने की पूरी साजिश नुपुर तलवार ने रची है और वो ही सबको गाइड कर रही है कि किसे क्या कहना है, किसे क्या बोलना है। इसलिए मिस्टर कॉल ने पर इस मर्डर को छुपाने की थर्ड स्टोरी रुको थर्ड स्टोरी नुपुर तलवार लगा कि हो सकता है Puppets शायद राजेश ने ही master, मारा हो puppet आरुषि और master। हेमराज को, पर इस मर्डर को छुपाने की पूरी साजिश नुपुर तलवार ने रची है और वो ही सबको गाइड कर रही है कि But किसे क्या why? कहना है, किसे क्या बोलना है। इसलिए मिस्टर कॉल ने नुपुर तलवार के फ्रेंड अजय को बुलाया इतना बच्चा है। सम गुड पीपल आर देयर। इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने के लिए। पहले अजय को लगा ठीक है, फाइनली कोई सच्चाई तो बाहर निकालना चाहता है, बट उन्हें ये बहुत जल्द रियलाइज हो गया कि मिस्टर कॉल उनके दोस्त के वो लाइक व्हाट्स द रीजन? ही उनसे गवाही लेना चाह रहे थे। मिस्टर कॉल अजय को कन्विंस करने लगे कि नहीं, और कोई नहीं था उस रात उस घर में, तुम्हारे दोस्तों ने ही, मीनिंग कि आरुषि के पेरेंट्स ने ही आरुषि और हेमराज का खून करा था। दैट was his way of working, that he will actually gaslight somebody, he will gaslight someone into accepting what they never did, allegedly। ठीक है, मिस्टर कॉल की भी स्टोरी फर्स्ट वाली स्टोरी से मैच होती थी, तो मैं तुम्हें दोबारा बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे भी। पर इस बार स्टोरी में एड ऑन्स ये थे कि बाप ने दोनों को मारा, फिर इन्होंने घर को साफ करा, सुबह 6 बजे तक काम वाली का वेट करा ताकि वो तलवार के लिए गवाही दे दे, और अपनी बेटी की इमेज बचाने के लिए उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स ढंग से साफ करे। एंड दैट इज द सेम रीजन दिनेश तलवार ने भी पोस्टमार्टम के टाइम पर अपील करा था कि सेक्सुअल असॉल्ट के एविडेंसेस खारिज हो जानी चाहिए। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी थर्ड टीम, ये तीसरी टीम थी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करी थी, और उनके पास भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, कोई सॉलिड फिजिकल प्रूफ, कोई सॉलिड एविडेंस या फिर कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये पता चल सके कि कौन था मर्डरर। तलवार पर दोबारा पॉलीग्राफी, नार्को और ब्रेन मैपिंग के टेस्ट हुए, जिनमें दोबारा सब कुछ क्लीन निकला। सो 6 के 6 टेस्ट दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलाकर क्लीन निकले। और इस लास्ट टाइम के टेस्ट में, राजेश के टेस्ट में, उनकी शादी के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स पता चली जो कि केस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उन्हें खारिज कर दिया गया था। बट फिर तलवार को कोर्ट में बुलाया गया इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर, विच वर नन टू बिगिन विद। सीबीआई की सेकंड टीम ने भी यही कहा था कि दे हैड लैक ऑफ एविडेंस। फिर भी इस केस को कोर्ट में ले जाया गया, और यहाँ कोर्ट में पहली बार राजेश और नुपुर तलवार को यह पता चला कि कृष्णा के कमरे में जो पिलो केस मिला था, उसमें जो खून के सैंपल्स थे वो हेमराज के डीएनए से मैच हुए थे, पर लेबलिंग एरर की वजह से क्या वो सारे के सारे डिस्कार्ड हो गए थे। इस बात को लेकर दिनेश तलवार ने बहुत गुस्सा किया। आई एम श्योर तुम लोगों ने उनका गुस्से वाला वो वीडियो देखा ही होगा, बट यू नो व्हाट, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। 2 साल हो गए थे कत्ल को, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई थी। नॉर्मल कैसे रहना है उन लोगों को पता ही नहीं था, और जो लास्ट होप थी उनके लिए वो भी अब उनसे छुप रही थी। सो दी होल तलवार फैमिली वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई गेट द थिंग। एंड 2012 में गाजियाबाद में आरुषि तलवार और हेमराज केस का ट्रायल शुरू हुआ। अब एजीएल कॉल ने सबसे पहले ये केस बनाया तलवार के अगेंस्ट टू प्रूव कि तलवार ने ही दोनों को मारा है। पहला एविडेंस उनका था इंटरनेट राउटर टाइमिंग। कॉल ने रिपोर्ट दिखाई कि हाँ 15 मई को राउटर बंद हुआ था, और फिर नुपुर तलवार ने राउटर को खोला था, और उसके बाद ये राउटर यूज में था। बट इस राउटर पर एक्टिविटी 3:34 AM तक चल रही थी, और फिर ये राउटर बंद हो गया था, और सुबह 6 बजे इस राउटर पर दोबारा एक्टिविटीज आई थी। तो तलवार ने इसके अगेंस्ट ये बोला कि शायद पावर कट की वजह से ये राउटर ऑन एंड ऑफ हो गया होगा। दिस सेड दिस थिंग कि हम आरुषि के कमरे में रात के बाद कभी नहीं गए थे। तलवार ने ये भी कहा कि ये इंटरनेट राउटर काफी पुराना था, तो वो अपने आप से कभी बंद खुला होता रहता था, और लैपटॉप से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने की वजह से शायद सुबह 6 बजे राउटर दोबारा एक्टिविटी में आ गया होगा। पर सीबीआई वाले और थे, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उस रात पावर कट हुआ ही नहीं था। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम इन दिस रिपोर्ट, वो ये था कि अगले दिन, तो आरुषि के मरने के अगले दिन भी
भी राउटर का बिहेवियर सेम था। उसके अगले कुछ दिन भी राउटर बंद खुला हो रहा था, पर सीबीआई ने फिर भी ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में रखा। दूसरा आर्ग्यूमेंट सीबीआई का ये था कि भारती को चाबी फेंकना बस नूपुर के लिए टाइम बाय करने का जरिया था, एज इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज अ 2-way डोर। सेम चाबी से ये दरवाजा अंदर से भी खोला जा सकता था। ऐसा तो था नहीं कि ये लोग वहां नए नए मूव हुए थे, सो दे मस्ट हैव नोन अबाउट दिस फैक्ट, दे मस्ट हैव नोन अबाउट दिस थिंग। तो चाबी फेंकने का कोई मतलब नहीं रहता। फिर इस चीज के लिए तलवार के पास कोई भी काउंटर आर्गुमेंट नहीं था। उसके बाद ये एलिगेशंस डाले गए थे कि सडन रेज में मर्डर हो गया था। जब डॉक्टर राजेश ने आरुषि और हेमराज को इस कंडीशन में देखा उन्हें, तो रेज में आकर उन्होंने उन्हें मार दिया और फिर जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने ये सारा हंगामा करा। टू सीबीआई, एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन 16th May फ्रॉम 6 AM to 8 AM वाज वेरी कैलकुलेटेड। तीसरा एलिगेशन ये लगाया गया कि दोनों पेरेंट्स ने आरुषि और हेमराज के फोन्स घर से गायब कर दिए थे, एज दीज डिवाइसेस दे हैड सम एविडेंसेस इन देम। चौथा एलिगेशन ये लगाया गया था अभी तक कि राजेश फोन का भाई कुछ पता नहीं चला। अगर ये आदमी अगर यहीं पे है और सीबीआई बता भी रही है कि यही क्रिमिनल्स हो सकता है, तो वेयर इज द फोन? ने घर से जल्दी जल्दी सारे एविडेंसेस मिटाने के लिए सबसे पहले तो आरुषि का क्रीमेशन करवाया और फिर जल्दी जल्दी घर की सफाई करवा दी। राजेश तलवार ने अपने डिफेंस में ये कहा कि उन्होंने पुलिस कांस्टेबल से पूछकर ही दोनों काम करवाए थे, पर पुलिसमैन ने ये बात डिनाई कर दी थी और कहा कि मुझसे इस बारे में कभी कुछ पूछा नहीं गया था। और जो मेन गवाह था इस केस का, भारती मंडल ने कोर्ट में जाके ये कहा कि मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ जैसा मुझे सिखाया गया था। जब आपने देखा तो क्या होल्ड ऑन, ताला लगा हुआ था या दरवाजा खुला हुआ था? इतना मैं ध्यान नहीं दिया, जो ताला लग था कि ये था हमने पता नहीं है। वो बोल रहा है जो कि ताला लग था, तो हम नीचे जाने के बाद भी वो फिर मेरे को बोला है बालकनी से तरफ से कि देखो बालकनी ताला लॉक नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है। Why did she say that thing? Did Talwars actually teach her something, which also turned on Talwar's head? ये वाला ट्रायल बहुत ही लंबा ड्रैग हुआ 2011 से 2013 तक, बट ऑन 26 नवंबर 2013 कोर्ट ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी और उसके 2 महीने बाद तलवार ने अपने वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील लॉन्च कर दी। October 12, 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट acquits the Talwars, overturning their conviction and stating that the evidences presented by the CBI was not conclusive। जो कि इस केस में शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कोई भी एविडेंसेस नहीं है। जो भी केस दोनों तलवार के अगेंस्ट 2013 में बनाया गया था, उनमें कोई भी एविडेंसेस नहीं थे, वो बेबुनियाद थे। कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशंस अपने रीजंस और अपने एविडेंसेस प्रूव करने से चूक गए, जिसके चलते तलवार अब फ्री हो चुके थे। The parents of Arushi Talwar, Nupur and Rajesh Talwar will be stepping I out don't know, Ribba, I don't know. of the Dasna jail in Ghaziabad on the outskirts of Bro, Delhi fuck me, man. any moment now. Take a look at the pictures on your screen. These are the first pictures now of Rajesh Talwar and Nupur Talwar. They've just stepped out of Dasna prison after spending 4 years. जो कि इतने साल बाद कहीं लोगों की नज़रों में सही था और बहुत सारे लोगों की नज़रों में गलत। The aftermath of this case has been very chaotic and very bad for everyone involved। हाउस हेल्पर्स की अगर हम बात करें तो कृष्णा और विजय मंडल को जेल से छूटने के बाद से कहीं भी काम नहीं मिला है। राजकुमार की फोटो हर अखबार और हर न्यूज़ चैनल में थी, तो उसे इंडिया में कहीं भी जॉब नहीं मिली। वो अपने घर वापस चले गया था और उसकी शादी भी हो चुकी थी, पर वो अब अपने घर में ही काम करता है। डॉक्टर अनीता दुरानी और उनके हस्बैंड को भी क्लिनिक से निकाल दिया गया था और तब से वो किसी भी क्लिनिक को खोल नहीं पा रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। और तलवार के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि कभी वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं, कभी वो जेल के चक्कर काटते हैं। और सबसे बड़ा असर पड़ा है इस केस में हेमराज की फैमिली पर। डबल मर्डर केस, 2008 अनसॉल्व केस, ऐसा नाम दिया जाता है आरुषि और हेमराज की डेथ को। और सभी लोग इस केस में ज्यादातर आरुषि की बात करते हैं क्योंकि छोटी बच्ची मरी। पर तुमने मैं पता नहीं, मैं तो क्या ही बोलूं, बट देयर इज बिग नेम्स इन नोटिस करा होगा कि हेमराज के बारे में इतनी बात नहीं होती। इनफैक्ट मैंने भी इतना डिटेल में नहीं बोला हेमराज के बारे में कि वो कैसे मरा, उसके कमरे में क्या क्या एविडेंसेस मिले थे, उसके बाद उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, क्योंकि हेमराज के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। भाई हेमराज की तो इस पूरे केस में बस एक यही फोटो है। दैट्स हाउ ही इज नेपाली एंड अबाउट हिम। नोएडा पुलिस ने भी, सीबीआई ने भी, सब ने इस केस में हेमराज को एकदम आफ्टर थॉट बना दिया था। इट्स जस्ट लाइक कि अच्छा ऊपर कोई मरा था, ओह पर उसके बगल में हैंड प्रिंट मिला था, वो ज्यादा जरूरी है। सोचो अगर वो सिनेरियो, अगर हेमराज जो था इसकी बॉडी इन लोगों ने गायब भी करवा दी होती, मतलब रखी नहीं होती आसपास, तो जो स्टोरी थी ना, लाइक हेमराज लाइक वर्कर मर्डर करके जो भाग गया, नेपाल का था वो, तो भाई वो तो स्टोरी भाई प्रूव ही हो जाती भाई पूरी पूरी।